जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है आपका। दोस्तों, प्रकृति के निर्माण के समय से ही मानव पदार्थों की संरचनाओं के विषय में अत्यंत आकर्षित एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। इसी कारण महर्षि कणाद से लेकर सर्न तक आदि संस्थाओं, व्यक्तियों ने तत्वों, परमाणुओं आदि के विषय में हमें अनेक रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताया है। इसी कड़ी में दोस्तों, परमाणु के साथ साथ इसके परिचय देखेंगे, साथ ही इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं तथा इसके कॉन्सेप्ट से संबंधित क्या क्या परमाणु मॉडल दिए गए हैं तथा उनमें क्या गुण थे तथा उनके क्या दोष थे तथा किस प्रकार उनकी आलोचना हुई। इसके साथ साथ इसकी समस्थानिक, संभारिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स के साथ साथ इनकी क्वांटम संख्यांक के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इसके संबंधित सभी नियमों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेबस में ये परमाणु तथा परमाणु संरचना के नाम से वर्णित है। अगर इस टॉपिक की महत्ता की बात की जाए तो अब इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि MPPSC मेंस 2020 में इस टॉपिक तथा इससे संबंधित यूनिट को हाईलाइट किया गया है। साथ ही इनको विशेष शेड्यूल में बांटा गया है। इसी कारण इस टॉपिक की महत्ता तथा इससे प्रश्न आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, परमाणु प्रारंभ में अणु को सूक्ष्मतम कण माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे विभिन्न परमाणु मॉडल तथा विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन किया गया तो परमाणु को सबसे सूक्ष्मतम कण माना गया। इसी कड़ी में रसायन विज्ञान में परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ के परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म, छोटा व हल्का होता है। इसी कड़ी में जैसे जैसे परमाणु पर विस्तृत चर्चा की गई तो इस सूक्ष्मतम कण की त्रिज्या को 0.3 × 10⁻10 मीटर बताया गया तथा बताया गया कि पदार्थ के सभी रासायनिक गुण परमाणुओं के रासायनिक गुण ही होते हैं। इस जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, नाभिक में यहाँ पर आपको प्रोटॉन्स दिख रहे हैं तथा ये कक्ष में आपको इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं। ये परमाणु की संरचना है। परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अगर परमाणु को और विभाजित किया जाए तो आपको परमाणु में 2 ब्लू कलर तथा 2 रेड कलर के डॉट दिखाई देते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु का ऋण आवेशित मूल कण ही इलेक्ट्रॉन है। इसकी सर्वप्रथम खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का औसत द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, साथ ही इसका आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। साथ ही अगर इसके प्रतिकण की बात की जाए तो इसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। साथ ही नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की है। साथ ही न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन इसमें उपस्थित होते हैं, जिनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अगर आप प्रोटॉन के बारे में देखेंगे तो इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की है तथा इन्होंने ही बताया कि एक धनावेशित कण है जिसका आवेश पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। साथ ही इसका द्रव्यमान 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम होता है तथा यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तथा अगर इसके द्रव्यमान की तुलना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से की जाए तो यह उसका 1836 गुना होता है। यह प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब हम न्यूट्रॉन पे आते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन जिसकी खोज चैडविक ने 1932 में की है। साथ ही इसका आवेश शून्य होता है तथा ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। अगर इसके द्रव्यमान देखा जाए तो इसका द्रव्यमान 1.674 × 10⁻27 होता है। ये नाभिक के अंदर स्थित है तथा इसकी प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन था। अगर इसके द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है, जैसा कि आपने यहाँ अंक में देखा है। इसमें कोई आवेश नहीं होता है। दोस्तों, अब हम सर्वप्रथम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परमाणु के बारे में प्रथम सिद्धांत या मॉडल किसी ने दिया था तो वो डाल्टन साहब ही थे। इन्होंने 1803 में अपनी एक फिलॉसफी या एक लेख में रसायन दर्शन साथ ही एक नई पद्धति जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, उसमें बताया कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। तद्वी के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोग से ही यौगिक बनते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो इन्हें बनाया जा सकता है ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। अगर इसके दोषों की बात की जाए तो दोस्तों, इसके
नियम से ही स्पष्ट है कि द्रव्य अभाज्य परमाणु से बना नहीं होता है, क्योंकि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे मॉडल पर बढ़ते हैं। इसके बाद हम आता है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। सन 1898 में जे थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना, जिसके केंद्र में इन्होंने धनावेशित कण अर्थात प्रोटॉन को रखा है। साथ ही इन्होंने बताया कि धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। तथा इन्होंने इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। तथा यह मॉडल स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में विफल रहा, इसी कारण ये को सफल नहीं कहा जा सकता है। उनके मॉडल को आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। ये उन्होंने एक ठोस गोला माना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स स्थित हैं। दोस्तों, अगर रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की बात की जाए तो रदरफोर्ड तथा उसके विद्यार्थियों ने सर्वप्रथम नाभिकीय मॉडल के लिए एक प्रयोग को अंजाम दिया। इस प्रयोग में उन्होंने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तथा उन्होंने कुछ देखा है जो इस प्रकार है। अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती को विक्षेपित करते हुए बिना ही निकल गए। साथ ही उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण जो छोटे थे वो विक्षेपित हुए हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि बहुत थोड़े से कण जो कि जिनकी संख्या बहुत कम थी पीछे की ओर लौटे हैं। तथा उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले तथा उन निष्कर्षों को इन चित्रों के आधार पर समझाया। उनके निष्कर्ष इस प्रकार थे। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार कर जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, अर्थात धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होता है। तथा उन्होंने ही बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत नगण्य होता है। तथा इस मॉडल के आधार पर भी तथा आधुनिक संरचनाओं को देखते हुए इसमें कुछ दोष पाए गए। जो दोष इस प्रकार थे: इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चारों चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और अंततः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। अर्थात उनके नाभिक के इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर चक्कर लगाने का पॉइंट था वो गलत था। साथ ही इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, इन्होंने ये भी इसमें नहीं समझाया। तथा उनका एक दोष इस परमाणु मॉडल में और था कि रदरफोर्ड के आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा रेखीय हो। अगर नील बोर के परमाणु मॉडल की बात की जाए तो नील बोर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 में 2 आधारों पर प्रस्तुत किया। उनका पहला आधार था रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के दोषों की व्याख्या करना। साथ ही उनका दूसरा आधार था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करना। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, जिसको उन्होंने KILMN कक्षा का नाम दिया। साथ ही इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में घूमते हुए ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ना ही ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटा के रूप में करता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर ऊर्जा स्तर दिए हैं जिनको उन्होंने कक्षा का नाम दिया है। साथ ही यह परमाणु जैसे ही ऊर्जा स्तर में परिवर्तन करता है तो इसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। दोस्तों, अब हम परमाणु संख्या देखेंगे। परमाणु संख्या क्या होता है? बेसिकली परमाणु संख्या होता है किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या है, अर्थात ये प्रोटॉनों की संख्या है। यह परमाणु का मूलभूत गुण है, यानी फंडामेंटल गुण है। अगर इसकी बात की जाए तो उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होता है, जबकि अन्य परमाणुओं में ये प्रोटॉन की संख्या के समान होता है। प्रतीक के ये नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि कार्बन का 6 और लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक होता है। ये आवर्त सारणी में अपने परमाणु क्रमांक के अनुसार ही व्यवस्थित होते हैं। अगर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार की बात की जाए तो इसको आप A से डिनोट करते हो। साथ ही इसको इन्होंने न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की कुल संख्याओं का योग माना है तथा उन्होंने उदाहरण स्वरूप माना है कि कार्बन का 12 द्रव्यमान होता है। अगर द्रव्यमान संख्याओं का सूत्र देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या है। यह प्रतीक के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। दोस्तों, अब हम समस्थानिक की बात करते हैं।
समस्थानिक वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन के समस्थानिक देख सकते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक समान है परंतु इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। अगर समस्थानिक के गुण की बात की जाए तो तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः अलग अलग होते हैं परंतु तत्व के सभी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, अर्थात आवर्त सारणी में इनको अलग स्थान नहीं दिया गया है। अगर सबसे हल्के समस्थानिक की बात की जाए तो यह हाइड्रोजन 1 होता है तथा सबसे भारी स्थायी समस्थानिक लेड 208 होता है। इनका औसत द्रव्यमान 207.974 है। अगर समभारिक को देखा जाए तो ये समस्थानिक के अपोजिट होता है क्योंकि इसमें द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे। ऑर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम के परमाणु भार समान है परंतु इन तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, अर्थात इनको दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि न्यूक्लियनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। अगर आप समभारिक के गुण देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, साथ ही रासायनिक गुण भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। अगर हम सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो नाम से स्पष्ट है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण स्वरूप आप दे सकते हैं नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुके हैं। ये मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तथा सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो ये नियोन के बराबर इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक, दोस्तों इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, यानी न्यूट्रॉनों की समान संख्या वाले तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, अर्थात ये परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान दोनों इसके अलग अलग होते हैं। अगर उदाहरण देखा जाए तो 36S यानी सिलिकॉन, 37Cl क्लोरीन, 38 ऑर्गन और 39 पोटेशियम, इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है जो कि 20 है। दोस्तों अब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हमारे टॉपिक का यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा देखी जाए तो किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं, उपकक्षाओं तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को दर्शाने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनको सामान्यतः 2, 8, 8, 18, 18, 32 की कक्षा के रूप में लिखा जाता है। साथ ही अगर इसकी n कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सूत्र की बात की जाए तो ये 2n² होता है, जिसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में सर्वप्रथम पाउली ने अपना एक नियम दिया था जिसको पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। ये क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत है जिसके अनुसार किन्हीं 2 समान फॉर्मियन अर्थात वे कण जो अर्धचक्रण में रहते हैं कि चारों क्वांटम अवस्थाएं समान नहीं हो सकती। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान समान हो तो उनमें से एक के ही s का मान यानी s कक्षक का मान +½ तथा दूसरे का -½ होगा। इसके बाद हुंड ने अपनी अधिकतम बहुलता का नियम दिया जिसके अनुसार 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन केवल तभी संभव है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, अर्थात इन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, यानी आपको एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, एक कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। इसी कारण इसको उच्चतम गुणन का नियम कहा गया। दोस्तों सर्वमान्य तथा आधुनिक इलेक्ट्रॉन विन्यास में अबबाहु का सिद्धांत उपयोग किया जाता है जिसके अनुसार उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की यह क्रमिक प्रवेश को दर्शाता है। इसका प्रयोग परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए किया जाता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम क्वांटम संख्याओं पर दृष्टि डालेंगे। सामान्यतः यह विभिन्न परीक्षाओं में आसानी से पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए कि क्वांटम संख्या क्या है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा आदि की जानकारी देने वाली संख्याएं क्वांटम संख्या हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अगर मुख्य क्वांटम संख्या जिससे n से डोनेट करते हैं देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को बताता है तथा इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी को भी यही दर्शाता है।
अगर द्विवंशी क्वांटम संख्या को देखा जाए तो इसको L से डिनोट करते हैं तथा यह कक्षक की आकृति यानी S कक्षक गोली होता है, P कक्षक डंबलाकार तथा D कक्षक द्विडंबलाकार होता है, अर्थात ये कक्षक की आकृति बताता है। अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या को देखा जाए तो यह कक्षक के अभिविन्यास का निर्धारण करता है। दोस्तों, अगर चक्रण क्वांटम संख्याओं की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा चक्रण क्वांटम संख्या में बताती है, जिसका मान सदैव पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 होता है। दोस्तों, हमने आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। आप इन्हें हमारे ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। आपको 3 मार्कर में समस्थानिक, अफबाऊ का सिद्धांत तथा क्वांटम संख्याएं लिखनी है। साथ ही 6 मार्क्स में आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास पर टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों, आप हमें अपने उत्तर जीमेल, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। दोस्तों, सीमित स्रोत में हमारी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे वीडियोस को देखें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।